तो आज हम लोग करेंगे सेकेंड लेक्चर कैलोरीमेट्री का। फर्स्ट लेक्चर को क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले टेम्परेचर की बात की थी। टेम्परेचर में क्या आपको ध्यान रखना है, तो केवल हॉटनेस और कोल्डनेस की फीलिंग टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर रिलेटेड होता है हर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी से। इसको आप बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अर्थात अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, तो हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देन बात किए थे हीट की। तो जब भी आप दो ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं उनको कांटेक्ट में आप रखते हैं तो उनके बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता था टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसको नाम दिया गया था हीट। ऐसे भी हीट को बोला गया था कि वर्क की तरह डिस्प्लेसमेंट ना हो यहाँ पर और एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो उसको हम बोलते हैं हीट। देन आगे बात किए थे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर लेवल पर दो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी और टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को जोड़ के डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी। और इसमें एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी का मतलब हमेशा प्योरली काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यदि किसी सब्सटेंस के इंटरनल एनर्जी को आपको कंपेयर करना है तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों करिए, और अगर आइडियल गैस के केस में बात करना है तो आप केवल काइनेटिक या केवल टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं फॉर गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। उसके बाद हमने देन पढ़ा था कि यदि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना हो तो वो क्या हीट एक्सचेंज करता है। तो इसमें हमने किया था कि यदि सब्सटेंस का मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s हो, तो हीट एक्सचेंज जो Q वो करेगा उसको निकालते थे ms डेल्टा थीटा। और अगर s कांस्टेंट हो तो इस एक्सप्रेशन को यूज करते थे, s अगर वेरिएबल होता था तो इंटीग्रेट करके निकालते थे जिस भी रेंज में, जिस टेम्परेचर रेंज के कोरस्पॉन्डिंग हीट एब्सॉर्ब हमें निकालना है। यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या था, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस एक्सप्रेशन की अच्छी बात यह है कि जब भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्यू अपने आप साइन के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो उस केस में थीटा एफ माइनस थीटा आई फाइनल ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्यू ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब समझेंगे हीट इज एब्सॉर्ब। सिमिलरली अगर थीटा कम हो रहा हो तो बताइए फाइनल ज्यादा की इनिशियल, तो अगर थीटा कम हो रहा है तो फाइनल कम हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये आएगा निगेटिव, और कोरस्पॉन्डिंगली क्यू आपका आ जाएगा निगेटिव, तो बोलेंगे हीट इज रिलीज्ड। इनफैक्ट इसमें अगर मान लीजिए यहाँ +10 आया तो आपको यहाँ पर बोलना है 10 जूल हीट एब्सॉर्ब, और यदि इस केस में -20 सपोज आया तो लैंग्वेज में आप बोलेंगे 20 जूल हीट रिलीज। एग्जाम्स के क्वेश्चंस में हमेशा लैंग्वेज में पूछा जाता है, तो आपको निकालना है फॉर्मूले से और साइन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में उसको बताना है। कितनी चीजें हमने पढ़ा था। फिर एस के बारे में कुछ बेसिक चीज ध्यान रखना चाहिए। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, और अगर बोला जाए तो इस एस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 डिग्री सी टेम्परेचर को बढ़ाना हो और अगर सब्सटेंस का मास आपने 1 kg लिया, सीधा सीधा कहिए तो 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने में जितनी हीट लगती है वही सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली वो 1 डिग्री सी बढ़ाने में उस सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने में वो उतना ही ज्यादा हीट लेगा। मतलब अगर आप कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हो तो सोचो क्या होगा, आप हर सेकेंड 10 जूल दे रहे हो, तो सब्सटेंस का एस अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट लेके अपने टेम्परेचर को बदलेगा, तो वो ज्यादा देर से गर्म होगा। वहीं अगर सब्सटेंस को आप ठंडा कर रहे हो और कांस्टेंट रेट से हीट विड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, आप हर एक कांस्टेंट रेट से हीट निकाल रहे हैं और वो ज्यादा हीट रिलीज करके अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सी घटाएगा। तो वो एस अगर ज्यादा है तो वो देर से गर्म भी होगा और देर से ठंडा भी होगा। तो एक
मतलब इसका ये समझ में आना चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, ये फेस पे डिपेंड करता है। फेस पे डिपेंड करता है मींस वाटर के लिए हमें वैल्यू याद रखनी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। स्टीम और आइस दोनों के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी रखते हैं। ये डेटा आज आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में दिए नहीं आएंगे। देन बात किए थे कि ये प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ये अलग अलग डिफाइन किया जाता है। इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस सॉलिड लिक्विड के केस में या गैस के केस में पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस की बात हम यहाँ नहीं करते हैं, उसके लिए एक एडिशनल चैप्टर ही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस। इससे आगे करते हैं अब। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। बेसिकली अगर Q के एक्सप्रेशन को आप देखो तो इसमें लिखते हैं ms डेल्टा थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में m इंटू s इसी टर्म को बोलते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। बेसिकली अगर इसी को मैथमेटिकली आप डिफाइन करना चाहें तो हीट कैपेसिटी m इंटू एस, और अगर इसी को लिखना चाहें तो Q अपॉन डेल्टा थीटा। अब यहां से अगर देखें तो डेल्टा थीटा को अगर हम 1 डिग्री सी करें तो हीट कैपेसिटी बिकम्स Q। मतलब इसका क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने में जितना भी हीट लगेगा वही उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे अक्सर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में, दोनों में डिफरेंस समझें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? 1 केजी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगे। हीट कैपेसिटी क्या है? 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट आपको लग रहा हो। मतलब डेफिनेशन में अगर देखें तो मास ये नहीं आ रहा, लेकिन अब सोच के आप देखें 1 बाल्टी पानी गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगा या 1 चम्मच पानी गर्म करने में? ऑब्वियस सा है आपका आंसर होगा 1 बाल्टी पानी को गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगा। तो 1 बाल्टी पानी की हीट कैपेसिटी ग्रेटर है 1 चम्मच पानी से। लेकिन वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो दोनों की सेम है। क्यों सेम है? तो आप 1 बाल्टी पानी से 1 ग्राम निकाल लो या 1 चम्मच पानी से 1 ग्राम निकाल लो, दोनों का 1 डिग्री से बढ़ाने में हीट आपको सेम ही लगेगा। तो हीट कैपेसिटी की अगर बात करें तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखें Q अपॉन डेल्टा थीटा, तो यहां से मास नहीं इसमें दिख रहा है, बट अगर ध्यान से Q के बारे में आप सोचेंगे तो ये मास के प्रोपोर्शनल था, डेल्टा थीटा के भी प्रोपोर्शनल था। तो बेसिकली हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी वगैरह के रिगार्डिंग इसको आपको याद रखना चाहिए। किस पे डिपेंड करता है? तो मास ऑफ सब्सटेंस, जितना ज्यादा मास लीजिएगा उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ग्रेटर होगी। और किस पे डिपेंड करेगा? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर वगैरह के साथ बहुत स्लाइट वेरिएशन नॉर्मली होता है। तो हीट कैपेसिटी के बारे में इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगर यूनिट इसका डिफाइन करना चाहें तो बताएं क्या होगी इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो जूल पर डिग्री सी और जूल पर केल्विन दोनों लिख सकते हैं। एसआई में वैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन ही यूज करते हैं। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला इसी का आपको लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जूल के कोरोस्पॉन्डिंग mL2T-2 और केल्विन के कोरोस्पॉन्डिंग K या थीटा, जो भी लिखने की इच्छा हो, दोनों सही है। बाकी इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो एक लाइन लिख लें हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन में, इट इज amount of heat required, it is amount of heat required to raise temperature of given substance, amount of heat required to raise temperature of given substance by 1 degree C, by 1 degree C. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट डिपेंड्स अपॉन
it depends upon mass of substance. It depends upon mass of substance and material of substance. It depends upon mass of substance and material of substance. बेसिकली m और s पे डिपेंड करता है, तो जब भी वेरिएशन सोचना है इससे डिसाइड करेंगे. एक न्यूमेरिकल लिखें. फाइंड रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी. फाइंड रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी of two substances. Find ratio of thermal capacity of two substances having density ratio 1:2, having density ratio 1:2 and specific heat capacity in ratio 4:3 and having same volume. तो आपको बेसिकली थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी ही है, उसका रेशियो निकालना है दो बॉडीज के लिए जिनकी डेंसिटी का रेशियो दिया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो दिया. वीडियो को पॉज करें और 30 सेकेंड लें, सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है. उम्मीद है आपने कर लिया होगा. अब इसमें थर्मल कैपेसिटी का रेशियो देखना है, मतलब बेसिकली हीट कैपेसिटी का रेशियो. हीट कैपेसिटी देखें तो डिपेंड किस पे करता है, मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब इस क्वेश्चन में एस का रेशियो तो दिया है, मास का रेशियो आपको दिया नहीं है, बट डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, डेंसिटी का रेशियो 1:2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो 4:3. तो यहां से अगर आप चाहो तो मास को ही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं. तो बेसिकली मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने लिख लिया, तो यही एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया डेंसिटी वॉल्यूम में. अब गिवन डेटा के लिए अगर सॉल्व करें तो हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, डेंसिटी का रेशियो ρ1/ρ2, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो S1/S2. डेंसिटी के रेशियो को अगर पुट करते हैं तो 1:2, वॉल्यूम का रेशियो सेम है 1:1 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रेशियो की अगर बात करें तो 4:3. देन फाइनल आंसर इज 2:3. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें. जरूरत हो तो पॉज करके सॉल्यूशन लिख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी. फाइंड रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी. फाइंड रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ टू spheres. Find ratio of heat capacity of two spheres made of same material, and having radius ratio 2:3 and having radius ratio 2:3. स्क्रीन को पॉज करें, 20 सेकेंड्स लें, आंसर बताएं. क्वेश्चन में दिया गया है दो स्फेयर्स हैं, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, उनके रेडियस का रेशियो दिया, SHC का रेशियो निकालना है, हीट कैपेसिटी का रेशियो निकालना है. तो इसमें उम्मीद है आप कर लिए होंगे. अब हीट कैपेसिटी की बात करें तो अभी हमने देखा था होता है m/s. मास नहीं दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेंसिटी वॉल्यूम इंटू s. स्फीयर है तो वॉल्यूम को भी आप लिख सकते हैं 4/3πr³ इंटू s. अब गिवन केस में सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो मटेरियल अगर सेम है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग
प्रॉपर्टी आपकी सेम हो जाएगी, मीन्स एस और रो ये दोनों के लिए सेम। तो अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर क्यूब। और गिवन केस में आपको दोनों बॉडीज के लिए रेडियस का रेशियो गिवन है, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड जिस ऑर्डर में पूछा जाए उसी ऑर्डर में पुट करिए। तो 2/3 का क्यूब मीन्स 8/27। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछते हैं कि बताइए SHC का रेशियो क्या है, तो SHC का रेशियो अगर इस केस में पूछा जाए तो ध्यान दीजिए मटेरियल सेम तो S का रेशियो 1:1। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखें if 25 gram water at 30 degree C, if 25 gram water at 30 degree C is in container having heat capacity 10 calorie per degree C, is in container having heat capacity 10 calorie per degree C, and a heater of 21 watt and a heater of power 21 watt and efficiency 80% is used so that temperature of water rises to 50 degree C. Find corresponding time taken. Sufficient टाइम लें और ट्राई करें करेक्ट आंसर निकालने का। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। गलत या सही जो भी हो, हर क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम लेके आपको कॉपी पे सॉल्व करना है, जैसे क्लास में ट्राई करते हैं, केवल सुनना नहीं। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन में दिया ये गया है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर है। वाटर का अमाउंट आपको बता दिया गया है, 30 डिग्री सी पर है इनिशियली। इसके बाद कंटेनर के लिए हीट कैपेसिटी दिया गया है, यूनिट से भी इसको पहचान सकते हैं। हीट कैपेसिटी कंटेनर का दिया, इसका मतलब यहाँ पर कंटेनर भी हीट एक्सचेंज कर रहा है, और चूंकि दोनों कांटेक्ट में हैं तो हमेशा दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो भले आपको बोलेगा वाटर का टेम्परेचर बदल लें, बट आपको ध्यान रखना है कि कंटेनर भी साथ साथ हीट एक्सचेंज करेगा टेम्परेचर बदलने में। तो बेसिकली दोनों के टेम्परेचर को आपको 30 से बढ़ाना है। कितना करना है, तो लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, 250 डिग्री सी बोला है, मतलब 50 से नहीं बढ़ाना है। फाइनल टेम्परेचर आपको 50 करना है। समटाइम्स यहीं पे लिखा रहेगा बाई 50 डिग्री सी, तो उसमें 50 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में टेम्परेचर चेंज मुझे दिख गया 20 डिग्री का होना है। तो अगर टोटल हीट रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो कौन कौन लेगा, वाटर लेगा। वाटर के लिए यूज करते हैं वाटर का मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना है 1, देन डेल्टा थीटा 30 है, फाइनल 50, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 50 माइनस 30, प्लस कंटेनर के लिए ध्यान दें, हीट कैपेसिटी दिया मतलब कंटेनर का मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट बता दिया। तो हीट एक्सचेंज में ms डेल्टा थीटा लिखते हैं, ms की वैल्यू तो डायरेक्ट इसकी दी गई है, और डेल्टा थीटा की अगर बात करें तो वही 50 माइनस 30।
सिंपल सा कैलकुलेशन 25 इंटू यहां से 20 प्लस 10 इंटू 20, यहां से लिख सकते हैं 500 प्लस 200 700 कैलोरी। इसके बाद हीटर की बात कर रहे हैं तो पावर ऑफ हीटर आपको दिया है 21 वॉट। पहले भी हम लोग इसको इस टाइप के केस को किए हैं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, और जूल को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं कैलोरी में तो डिवाइड करिए 4.2 से, कैलोरी पर सेकेंड। तो ये बेसिकली आपका आ गया 5 कैलोरी पर सेकेंड। यहाँ एक और चीज बोला गया है कि हीटर की एफिशिएंसी 80% है। 80% एफिशिएंसी का मतलब बेसिकली हीटर 5 कैलोरी पर सेकेंड कंज्यूम करता होगा एनर्जी सप्लाई करने के लिए, बट वो सप्लाई इसका 5 नहीं कर रहा है, इसका 80% ही कर रहा है। तो ये पावर एक तरह से समझिए कंज्यूम्ड, पावर सप्लाइड बाय हीटर की अगर बात करें तो वो इसका 80% ही सप्लाई कर रहा है। तो 5 इंटू 80/100, 0.8 से करेंगे तो 4 कैलोरी पर सेकेंड। फाइनली टाइम को आपको रिलेट करना है तो पावर के एक्सप्रेशन से ही Q/T, और T को अगर लिखें तो Q/T। कितना हीट चाहिए था 700 डिवाइडेड बाई 4, इतना ही सेकेंड। अब देख लेंगे, हो सकता है कभी मिनट में आंसर दिया रहे, हो सकता है कभी आवर में दिया रहे। स्क्रीन पॉज करके छाप लें। अब नेक्स्ट सब पे आते हैं। कैलकुलेशन वगैरह एक बार अच्छे से करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म वाटर इक्विवेलेंट, हिंदी में इसे बोलते हैं जल तुल्यांक। जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जगह एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं ताकि सर्किट में दोनों का बिहेवियर एक जैसा हो। उसी तरह से वाटर इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका यूज क्या है, जैसे सपोज ये आपके पास मार्कर है और इसी मार्कर का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 1 डिग्री सी। तो इस मार्कर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए सपोज आपने 10 जूल हीट दिया। ध्यान से समझेंगे, इस मार्कर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो इसके लिए मैंने 10 जूल हीट दिया। अब अगर हम इस मार्कर के वाटर इक्विवेलेंट की बात करें तो वही 10 जूल देकर कितने ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं। इस मार्कर को 10 जूल देकर 1 डिग्री बढ़ाएं तो 10 जूल हीट देकर ही कितने ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं, वही अमाउंट ऑफ वाटर इसका वाटर इक्विवेलेंट होगा। अर्थात जैसा ही डिग्री से ही बढ़ा, मतलब दोनों के लिए Q और डेल्टा थीटा हमने सेम कर दिया है, दोनों सेम टाइप का हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए इस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट कितना ग्राम पानी लेंगे, उतना ग्राम पानी ही इसका कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। तो सीधा सीधा समझें तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो उससे मतलब ये निकलता है कि जैसा हीट एक्सचेंज ये सब्सटेंस करे वैसा ही हीट एक्सचेंज उतना ग्राम पानी करे। ठीक, तो पहले इसका डेफिनेशन लिखें, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। इट इज मास ऑफ वाटर, इट इज मास ऑफ वाटर which requires, it is mass of water which requires same amount of heat. It is mass of water which requires same amount of heat as given substance require, as given substance require for same temperature change, as given substance require for same temperature change. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक और डेफिनेशन इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इट इज मास ऑफ वाटर, इट इज मास ऑफ वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी
It is mass of water having same heat capacity as given substance. It is mass of water having same heat capacity as given substance. तो जैसे मान ली यही हमारा कोई सब्सटेंस है, इसका मास ms, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ss. एस सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं किसके लिए? तो स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस के लिए ये वाला एस यूज किए हैं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब सपोज इस सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है डेल्टा थीटा, टेम्परेचर इंक्रीज करना है मुझे डेल्टा थीटा, और इस पर्पस के लिए जो ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है वो है हमारा Q. वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि कितना ग्राम पानी लीजिए, कितना ग्राम पानी लें कि उसको इतना ही हीट दें, सेम जो इस सब्सटेंस को हीट दिए हैं उतना ही इस पानी को भी हीट दीजिए. तो जितना टेम्परेचर इसका बदल रहा है उतना ही टेम्परेचर इस केस में भी चेंज हो. तो इस सब्सटेंस अगर देखें तो दोनों जगह Q और डेल्टा थीटा सेम, तो हम कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट ये है. अब यही पानी का मास अगर हम मान रहे हैं mW, ये है आपका मास ऑफ वाटर, तो दोनों केस में Q और डेल्टा थीटा अगर सेम है तो Q अपॉन डेल्टा थीटा की बात करें तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये क्या था, ms. तो बेसिकली ms इज सेम इन बोथ केसेस. जो सेकेंड डेफिनेशन आपने लिखा है उसमें इसी चीज को यूज किया गया है कि बेसिकली Q डेल्टा थीटा दोनों केस में सेम, तो Q अपॉन डेल्टा थीटा सेम, ms सेम, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी दोनों केस में सेम. तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है तो इतने ग्राम पानी की हीट कैपेसिटी mW SW और सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ms SS. तो यहां से mW के लिए निकालेंगे ms SS अपॉन mW SW. वाटर के लिए S की क्या वैल्यू होती है? तो आपको याद रहता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी. बट ध्यान रखेंगे जब आप कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी में इस S को रख रहे हैं तो सब्सटेंस के भी S की वैल्यू उसी यूनिट में पुट करेंगे तब जाके सही आएगा. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया, यही है आपका mW इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, क्या ये सब्सटेंस का मास है? तो बिल्कुल नहीं. फिर से सुन लें, वाटर इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का दिया है तो वो सब्सटेंस का मास नहीं दिया है. अगर हम इस मार्कर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस मार्कर के लिए हीट एक्सचेंज आप सोचें, उसकी बजाय आप 10 ग्राम पानी का सोचो, दोनों एक ही बात है. तो सीधा सीधा समझेंगे तो हम कंटेनर के वाटर इक्विवेलेंट के बराबर पानी लेके हीट एक्सचेंज निकालेंगे. बेसिकली शुरुआत में जैसे पानी को ही आपको गर्म करना है तो ऐसा तो नहीं है कि पानी को लेके सीधे गैस के ऊपर रख दीजिएगा. ठीक है, पानी को लेके सीधे गैस के ऊपर आप रख नहीं सकते हैं, तो आप किसी कंटेनर में लेके ही उसको गर्म करोगे. तो जब कंटेनर में लेके लोगों ने गर्म किया तो उन्हें लगा कि वाटर जितना ही वाटर हीट ले रहा है साथ में कंटेनर भी हीट ले रहा है, तो वहां पर कंटेनर के भी हीट एक्सचेंज को अलग से कंसीडर करना पड़ा और वाटर का अलग. अब कंटेनर के हीट एक्सचेंज को अगर कंसीडर आपको करना है तो उसके लिए मास बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, तो वो दोनों नहीं बता के वो सीधे बता देते हैं उसका वाटर इक्विवेलेंट. तो जैसे अगर एक कंटेनर में आपको 2 kg पानी लिया गया है और उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 1 kg दिया गया, कंटेनर में 2 kg पानी और उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 1 kg दिया गया, तो आपको समझना है कि एक तरह से आपके पास 3 kg पानी है. किस लिए? तो हीट एक्सचेंज निकालने के लिए. हीट एक्सचेंज निकालने के लिए मीन्स आपको 10 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी, तो उसके लिए आप 2 + 1 को डायरेक्ट 3 kg वाटर का हीट टेम्परेचर चेंज करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा. और अक्सर देखेंगे तो कंटेनर, कैलोरीमीटर, इन सब के लिए वाटर इक्विवेलेंट आपको गिवन होता है. चलिए, इसका अगर कभी पूछा जाए इसकी यूनिट क्या होगी, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें. तो वाटर इक्विवेलेंट मास है, तो अगर इसकी SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट इज kg. कभी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज सिंपली m. चलिए क्वेश्चन लिखिए. फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ substance
find water equivalent of substance having mass 6 kg and specific heat capacity 700 joule per kg per degree C. Find water equivalent of substance having mass 6 kg and specific heat capacity 700 joule per kg per degree C. उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो इसको मिलाते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट पूछा गया है, एक्सप्रेशन डिराइव्ड है, यही मास ऑफ वाटर SWM सब्सटेंस का, या कभी कंटेनर रहे तो कंटेनर का। गिवन केस में मास 6 kg 700। अब यहां पर ध्यान रखेंगे SW 99% केस में अपने को 1 पुट करने की हैबिट हो जाती है। यहां पर जब आप इसको जूल पर केजी पर डिग्री सी में रखे हैं तो SW भी जूल पर केजी पर डिग्री सी। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां से अगर देखें तो दैट कम्स आउट 1 kg। तो इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट 1 kg। मींस क्या हुआ कि अगर इस सब्सटेंस की अगर बात करें तो इस सब्सटेंस का मास 1 kg नहीं है, मास इसका 6 kg है। इस सब्सटेंस के जैसा हीट एक्सचेंज 1 kg पानी करेगा। इस सब्सटेंस का 20 डिग्री बढ़ाने में जितना हीट लगेगा उतना ही हीट इस 1 kg पानी का भी 20 डिग्री बढ़ाने में हमें लगेगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन करिए। देखें, if 0.5 liter water is in container having water equivalent, if 0.5 liter water is in container having water equivalent 500 gram, having water equivalent 500 gram, then find amount of heat required, to increase temperature of water, by 20 degrees C. Then find amount of heat required to increase temperature of water by 20 degrees C. चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करें। 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताया गया 0.5 लीटर वाटर है और 500 ग्राम दिया गया है, ध्यान रखेंगे, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। इसका मतलब कंटेनर भी हीट एक्सचेंज कर रहा है। जब आप वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साथ साथ कंटेनर भी हीट लेके टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा, क्योंकि उसे रहना तो है थर्मल इक्विलिब्रियम में ही। अब यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है इस यूनिट की वजह से। यहाँ पर मास ऑफ वाटर नहीं देख के वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है, तो आप इसको यूनिट को सही कर लें, या डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है। तो अगर 0.5 लीटर की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में अगेन यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आप इसी को लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ मिलीलीटर और सीसी। डेंसिटी या तो केजी वाले फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं, या वाटर की डेंसिटी याद भी रखनी चाहिए 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब।
तो इस केस में यहां से पुट कर लेते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ इतना वॉल्यूम है। तो अगर मास लिखना चाहें तो वॉल्यूम इंटू 1, यही आपका हो गया 500 ग्राम। तो बेसिकली मास ऑफ वाटर 500 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम। तो बेसिकली क्यू टोटल अगर चाहिए तो सीधा सोचे 500 ग्राम पानी है और वाटर इक्विवेलेंट दिया गया कंटेनर का, तो उधर से भी 500 ग्राम पानी। तो एक तरह से 500 प्लस 500 इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितना टेम्परेचर बढ़ाना था, शायद मैंने 20 दिया था, तो 20। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो वाटर इक्विवेलेंट इसी तरह से यूज किया जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और कई बार लॉ ऑफ मिक्सिंग भी बोलते हैं लोग। बेसिकली जब भी दो सब्सटेंस को आप कांटेक्ट में रखते हैं, 2, 3, 4 जितने भी सब्सटेंस को कांटेक्ट में रखें, तो क्या होता है बेसिकली, तो जब दो सब्सटेंस को कांटेक्ट में आप रखते हैं और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तो दोनों हीट एक्सचेंज करते हैं। कब तक हीट एक्सचेंज करेंगे? जब तक उनका फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इस चैप्टर में कभी ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने रखा कांटेक्ट में तो कितनी देर बाद टेम्परेचर उनका सेम होगा, कितने टाइम बाद टेम्परेचर उसका सेम हो जाएगा। इसको हम एक अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर। यहां हम है कि सफिशिएंट टाइम लिया और जब दोनों एक कॉमन टेम्परेचर अटेन कर ले रहा है तो वो टेम्परेचर क्या होगा। सर्टेन एजम्पशंस आपको एज्यूम करने होंगे इनके हर क्वेश्चंस में, कि जब भी मिक्सिंग वाले सवाल हो, 2, 3, 4 जिनको भी मिक्स आप कर रहे हो, तो उस केस में बाहर से कोई एनर्जी सप्लाइड नहीं है अनलेस स्टेटेड इन क्वेश्चन। तो जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए, एज्यूम करना है कि ना तो बाहर से कोई हीट, उस दोनों मिक्सिंग जिनको आप कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम के लिए बाहर से ना तो कोई हीट आ रहा है, ना ही उस सिस्टम से बाहर कोई हीट जा रहा है। ये आपको एजम्पशन लेके हमेशा चलना है। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए यही एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है और दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, इनको हम मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर हैं। तो अगर ये लो टेम्परेचर पर है, जस्ट एक डेटा ले रहे हैं 10 डिग्री, सपोज ये 50 डिग्री, कोई भी जो सब्सटेंस है अगर मिक्स कर रहे हैं तो कम टेम्परेचर वाला गेन करेगा, ज्यादा टेम्परेचर वाला लॉस करेगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ये वाला हीट रिलीज करेगा उतना ही हीट ये एब्सॉर्ब करेगा? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो कहीं से हीट आया नहीं। तो इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, और इसलिए अगर एक हीट रिलीज कर रहा है एक्स अमाउंट, तो दूसरे को उतना ही एग्जैक्टली एब्सॉर्ब करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और ये सीधा यही कहता है कि जब भी आप मिक्सिंग करेंगे तो नेट हीट रिलीज्ड बाय एनी सब्सटेंस और more 2 or 3 substances equal to net heat absorbed by 1 or 2 or more substances. तो net heat absorbed is equal to net heat release, यही कहता है ये लॉ। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन से सीधा बेस्ड है। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, it is based upon principle of conservation of energy. It is based upon principle of conservation of energy. Next point, when two substances at different temperature are mixed, when two substances at different temperature are mixed, then net heat absorbed by one substance, is equal to net heat released by other substance.
इज इक्वल टू नेट हीट रिलीज्ड बाय अदर सब्सटेंस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये 2 kg, ये लिया गया 3 kg, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। ठीक, सपोज इस तरह का कुछ डेटा हमें दिया गया है। अब इन दोनों सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं और हमसे पूछा गया मिक्सचर का क्या टेम्परेचर है। मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम लोग सेम फेज वाली मिक्सिंग करते हैं और फिर डिफरेंट फेज वाले की मिक्सिंग करेंगे जब फेज चेंज वगैरह हो। अभी हम वैसे प्रॉब्लम्स को नहीं करेंगे जिनमें फेज चेंज इन्वॉल्व होगा, उसको भी करेंगे बट पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद। तो बेसिकली ये समझिए दोनों सॉलिड हैं और दोनों को कांटेक्ट में आपने रख दिया, या दोनों लिक्विड हैं और दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो फाइनल मिक्सचर का क्या टेम्परेचर है। अब यहां अगर ध्यान से इस सवाल को मैं करूंगा, ध्यान से समझना है। 2 तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज कि जब इन दोनों को आपने मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या पक्का है कि 50 से कम होगा? क्या सोचते हैं? अगर एक 10 पर है और दूसरा 50 पे है तो क्या 100% ऐसा कर सकते हैं कि मिक्सचर का टेम्परेचर 50 से तो कम ही होगा? क्यों? क्योंकि अगर बढ़ेगा तो कहीं और से तो हीट आ नहीं रही है। बढ़े अगर 60 डिग्री आप बोलते हो मिक्सचर का टेम्परेचर हो सकता है, तो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, कहीं से आ रहा ही नहीं। क्या ऐसा पक्का बोल सकते हैं कि थीटा मिक्सचर 10 से तो ज्यादा ही होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 10 से कम मिक्सचर के टेम्परेचर को ले जाएंगे तो ये भी रिलीज करेगा, ये भी रिलीज, और कहीं बाहर हीट जा ही नहीं रही। तो यदि इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो इतना तो क्लियर कट बोल सकते हैं कि मिक्सचर का टेम्परेचर 10 से लेकर 50 के बीच का ही होगा। तो 2 मेथड से इसको करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें मिक्सचर के टेम्परेचर के बारे में हमने डिसाइड कर लिया, तो ये बेसिकली ग्रेटर देन 10 डिग्री सी और लेस देन 50 डिग्री सी। देन दूसरी चीज डिसाइड करते हैं कि यहां पर अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पर है तो ये हीट रिलीज कर रहा है, और ये कम टेम्परेचर पर है तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहां पर आपको लिखना है कि हीट रिलीज, अगर हम, चलिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं कि अगर हीट रिलीज पार्ट हम लिखना चाहें, हीट रिलीज्ड लिखना चाहें, हीट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब लिखेंगे तो मास, या Q लिखते हैं सपोज, Q इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 इंटू, यहां पर डेल्टा थीटा में ध्यान से समझेंगे, डेल्टा थीटा में यहां कंफ्यूजन आएगा और उसी के लिए मैं 2 मेथड आपको सिखा रहा हूं। तो मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा मिक्स, यहां डेल्टा थीटा में क्या लिखना चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बिल्कुल Q के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, थीटा मिक्स माइनस 10। अब जरा ध्यान से सोचें, वहां पर थीटा मिक्स 10 से ज्यादा है, ये 10 से ज्यादा है और ये 10, ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक आपको आएगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा होगा? तो हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू थीटा मिक्स माइनस 10। सेम मोमेंट पर जब यहां पर आप हीट रिलीज के लिए लिखेंगे Q, इस सब्सटेंस के लिए हीट रिलीज के लिए मैं इसको B लिख दे रहा हूं, QB, और ये इसको A लिख दे रहा हूं, QA, जस्ट कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो QB के लिए सेम उसी तरह से मास 3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2, और यहां पर कंफ्यूजन हमेशा होगा, अच्छे से इसको दिमाग में बैठाएं। यहां पे गलती होगी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल अगर आप लिखते हैं, थीटा मिक्स जो कि फॉर्मूला में फाइनल माइनस इनिशियल ही है, -50। अब जरा गौर से देखें, यहां पर अगर फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो वो 50 से कम आ रहा है, तो नोटेशन है इसलिए दिख नहीं रहा, बट ये 50 से कम जस्ट 45 ही अगर है तो ये क्वांटिटी अपने आप में निगेटिव। तो क्यों निगेटिव है? वो निगेटिव साइन क्या बताएगा? कि हीट इज रिलीज्ड। तो यहां पर हम लोग एक माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया और उसके बाद 3 इंटू 0.2
50 माइनस थीटा मिक्स। अब इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये माइनस साइन बेसिकली बता रहा है कि एक्चुअली यहां पर हीट इज रिलीज्ड। कितना रिलीज है? तो ये अमाउंट। तो इस केस में अगर हीट रिलीज की बात करें तो हीट रिलीज को लिख सकते हैं आप। अब जब हीट रिलीज लिख दिया तो अब माइनस साइन आपको नहीं लगाना है, क्यू के फॉर्मूले में वो माइनस साइन आता है। तो ये आप लिख सकते हो 0.6 इंटू 50 माइनस थीटा मिक्स। तो एब्जॉर्ब वाले पार्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आ जाता है। ये हमेशा परेशानी आती है रिलीज वाले पार्ट में। और रिलीज वाले पार्ट में जब यहां लिखा गया तो अगर ध्यान से देखें तो ये लार्जर टेम्परेचर है, लार्जर टेम्परेचर, और ये रिलेटिवली स्मॉलर टेम्परेचर। तो इस केस में बेसिकली जब हीट रिलीज आप लिखते हो, क्यू नहीं लिखते हो, क्योंकि क्यू लिखोगे तो वो साइन आएगा और वो बताएगा कि रिलीज एब्जॉर्ब। लेकिन जब आप रिलीज लिख रहे हैं या कहीं एब्जॉर्ब लिख रहे हैं तो दैट क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव। उसका मतलब ही आप उसको मतलब के साथ आप उसको लिख रहे हो। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं हीट absorbed is equal to heat released, और absorbed पार्ट क्या है? तो -10 is equal to, इधर से आया है 0.6 इंटू 50 माइनस थीटा मिक्स। आगे सिंपल सा कैलकुलेशन थीटा मिक्स के लिए सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। और उसको जरूर वेरीफाई करिएगा, वो 10 से 50 के बीच में ही आएगा। तो फर्स्ट मेथड इसका ये है। थोड़ा टाइम समझने में लगेगा। आपको एक आसान सा तरीका बता दें कि जब भी आप हीट एब्जॉर्ब बराबर हीट रिलीज करोगे, डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो। करना क्या आपको है कि ms डेल्टा थीटा जब आप लिखने जा रहे होंगे तो हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर करिए। फिर से सुनिए कि जब आप हीट रिलीज बराबर हीट एब्जॉर्ब पुट कर रहे हैं और उसमें Q बराबर ms डेल्टा थीटा रख रहे हैं, तो हमेशा आपको हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करना है। जब Q बराबर ms डेल्टा थीटा लिखते हैं तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल लिखना होता है, और वहां पर Q का साइन खुद बताता है कि एब्जॉर्ब है या रिलीज। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। वैसे एक और मेथड मैं आपको बता दूं, अगर इतना सोचने में परेशानी हो तो उस केस में इस मेथड को आप यूज करिए। सेकेंड मेथड, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि जब बाहर से कोई हीट सप्लाई या एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है तो नेट हीट जो होगा एक्सचेंज वो 0। तो यहां पर अगर मान लीजिए यहां से यहां आने में अगर हमने कहा कि सब्सटेंस ए ने, सेकेंड मेथड, नेट हीट एक्सचेंज फॉर A प्लस बी, ध्यान दें हम इसको दोनों को मिला के ही सिस्टम मान रहे हैं, दिस मस्ट बी 0। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है। इस दोनों सिस्टम के लिए बाहर से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो अगर पहले ने QA एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया हो, दूसरे ने QB किया हो, कभी 2 3 4 जब रहते हैं तो इस मेथड में कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बट ऐसे इस केस में 2 3 4 1000 भी रहे सब्सटेंसेस और उनको मिक्स करिए तो नेट हीट एक्सचेंज बाई ए, बाई बी, बाई सी, बाई डी सबको जोड़ करके 0 कर दीजिए, आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जब QA मैं लिख रहा हूं तो मास 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5, और यहां पर जब Q लिखते हैं तो हमेशा मैंने आपको बोला फाइनल टेम्परेचर करेंगे माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर थीटा मिक्स, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि वो 50 से कम है या 10 से ज्यादा है, कभी गलती नहीं होगी। -10 प्लस बी के लिए जब यही चीज आप लिखेंगे तो उसका मास 3, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2 और फाइनल टेम्परेचर थीटा मिक्स, फर्क नहीं पड़ता है कि ये छोटा है या बड़ा, जैसा है उसको रख दीजिए। थीटा मिक्स माइनस इनिशियल टेम्परेचर 50 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से आप देखें तो यहां पर वही इक्वेशन आया है जो यहां पर आया है। तो बेसिकली इस चीज को आप यूज कर सकते हैं
2-3 सब्सटेंसेस हैं, तो इस तरह सम करते हुए आप लिखते जाइए। और जब क्यू लिख रहे हैं तो वहां पर हमेशा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करते जाइए। और जब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में लिख रहे हैं तो हीट एब्सॉर्ब बराबर हीट रिलीज, इस इक्वेशन में जब आपको लिखना है तो लार्जर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर आपको करना है। दोनों मेथड है, प्रैक्टिस आपकी रहेगी, दोनों से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं शुरुआत में दोनों मेथड्स कराऊंगा, बट आगे अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस जो आसान लगेगा दोनों यूज करते हैं, जहां जैसा रहे सिचुएशन। कुछ प्रैक्टिस इस पे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लें दो सब्सटेंस का ही अभी देखते हैं पहले। सपोज एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में दिया गया है आपको 20 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सी। इसमें एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। इस बॉल के लिए मास आपको बता दिया गया, सपोज 10 ग्राम। इस बॉल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया गया 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। क्वेश्चन लिखिए, ए फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, a final temperature of mixture, a final temperature of mixture is 50 degree C. A final temperature of mixture is 50 degree C. Find initial temperature of ball. फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉल। इस बॉल का इनिशियल टेम्परेचर हमें निकालना है। बॉल का मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया, इसको पानी में ड्रॉप कर रहे हैं, वाटर इनिशियली 30 पर है, साथ में कंटेनर का हीट कैपेसिटी नेग्लेक्ट करना है। 1 मिनट लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कर लिए होंगे। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर देखें, वाटर इस बॉल का टेम्परेचर दिया नहीं है। फाइनल टेम्परेचर मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या लिखवाया था, जस्ट फाइनल में 50 लेके सॉल्व कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने क्या डिक्टेट कराया था। तो फाइनल अगर 50 डिग्री सी टेम्परेचर हो जा रहा है तो कॉमन सेंस लगाने की बात है, क्या सोचते हैं इस बॉल का टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? तो अगर ये 30 पर है और फाइनली 50 आया है तो पक्का इसका बढ़ रहा, मतलब यही लॉस किया होगा, क्योंकि कंटेनर तो यहाँ कोई हीट एक्सचेंज कर ही नहीं रहा। तो इस केस में इसका टेम्परेचर जरूर ज्यादा रहा होगा और ये लॉस करते हुए 50 पे आया और ये गेन करते हुए 50 पे। तो अब अगर आप फर्स्ट मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड में हमें यहाँ फाइनल टेम्परेचर मालूम है क्लियरली। थीटा आई की बात करें तो थीटा आई से कम होगा मिक्सचर का टेम्परेचर 50 डिग्री सी, और अगर बोले तो 50 डिग्री से कम जो आपका ये है 30 डिग्री। तो ये मिक्सचर वाला यहाँ पर टेम्परेचर है, ध्यान रखेंगे थीटा आई जरूर उससे ज्यादा रहा होगा। फर्स्ट मेथड में कहते हैं हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज। अब मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं। हीट एब्सॉर्ब जब आपको लिखना है, कौन एब्सॉर्ब करेगा? जो कम टेम्परेचर वाला रहेगा, मतलब वाटर। तो 20 वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस में ध्यान दें, जब आप एब्सॉर्ब बराबर रिलीज कर रहे हैं तो हमेशा लार्जर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर करिए। तो 30 तो कम है और
थीटा मिक्सर का टेम्परेचर 50 ज्यादा है तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू हीट रिलीज। केयरफुली लिखें, रिलीज वाले पार्ट में ही गलती होती है। तो रिलीज वाले पार्ट में जब आपको लिखना है तो रिलीज करने वाला कौन है? बॉल। बॉल का मास 10 इंटू बॉल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस में चूंकि थीटा आई ज्यादा है तो यहां पर थीटा आई माइनस मिक्सचर का टेम्परेचर 50। ऐसे समझे कि ये थीटा आई से 50 गया, ये 30 से बढ़ के 50 आया। अब यहां से थीटा आई सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड जिसमें Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। पहले वाले सब्सटेंस की अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने बॉल को ही लिया तो 10 इंटू बॉल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2। इस मेथड में आपको इधर जगह नहीं है, मैं इस साइड कर दे रहा हूं। सेकेंड मेथड में M1 S1 डेल्टा थीटा 1, M2 S2 डेल्टा थीटा 2, इस तरह 2 3 4 जितने भी रहे उनको सब सम करके 0 करिए, आ जाएगा। तो फाइनल मास इसका है, बॉल का मास 10, बॉल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2, फाइनल टेम्परेचर 50 माइनस इनिशियल थीटा आई प्लस, इसमें इक्वेट नहीं करना है, सबको सम करके 0 करना है, प्लस वाटर के लिए मास 20, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 और वाटर का फाइनल 50, इनिशियल 30 इज इक्वल टू 0। अगर देखें ध्यान से तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। इनफैक्ट अगर आप इसी इक्वेशन को राइट साइड भेज दें, एक माइनस साइन आएगा और माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करिएगा तो वही इक्वेशन होगा। तो यहां से भी सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया आपको 10 ग्राम। इस कंटेनर में 40 ग्राम वाटर एट सपोज 20 डिग्री सी। अगेन इसमें एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 20 ग्राम और इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर बताया गया आपको 100 डिग्री सी। इस बॉल को इसमें ड्रॉप कर रहे हैं और थीटा मेक्स आफ्टर सफिशिएंट टाइम मिक्सचर का टेम्परेचर हो जा रहा है 50 डिग्री सी। फाइंड SHC ऑफ बॉल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉल। 1 मिनट लें और सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है। उम्मीद है आपने प्रयास कर लिया होगा। इस बार मैं डायरेक्ट सेकेंड मेथड से कर रहा हूं। सेकेंड मेथड में यही है, M1 S1 डेल्टा थीटा 1, बॉल का मास 20, बॉल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है हमें, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का 50 और इनिशियल 100। उसके बाद पानी लेगा, पानी के लिए लिखेंगे तो 40 इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर 50 माइनस 20 प्लस और कोई हीट लेगा। पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस समझिए, पिछली बार नेग्लेक्ट हीट कैपेसिटी दिया था, इस बार इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट आपको गिवन है 10 ग्राम। कंटेनर ही हीट एक्सचेंज कर रहा है और इसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, मतलब जैसा इसके इक्विवेलेंट 10 ग्राम पानी का हीट एक्सचेंज निकाल दीजिए। तो 10 ग्राम पानी के कोरस्पॉन्डिंग 10 इंटू 1 और इनिशियली किस टेम्परेचर पे होगा तो याद करिए कंटेनर का वही टेम्परेचर होता है जो वाटर का होता है। तो वाटर का क्या टेम्परेचर था इनिशियली 20, फाइनली 50
-20 इज इक्वल टू 0। अननोन आपके पास s, एक ही अननोन, सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया गया, सपोज 2 कंटेनर हमने लिया है, इस कंटेनर में भी वाटर है, इस कंटेनर में कोई, दोनों में सपोज अभी वाटर ही ले रहे हैं। इस कंटेनर में 10 डिग्री सी पर वाटर है और इस कंटेनर में 90 डिग्री सी पर वाटर है। दोनों में वाटर ही, एक में 10, दूसरे में 90। इससे कुछ पानी लिया हमने, इधर से भी कुछ पानी लिया और इनको मिक्स करके दोनों तरफ से लाके इस कंटेनर में रखे हैं, तो जो टोटल वाटर बना वो आपका बना है 4 kg। अगर इधर से m1 kg लाए हैं और इस तरफ से m2 kg पानी ला रहे हैं, 4 kg एट 60 डिग्री सी, तो फाइंड m1 एंड m2। सफिशिएंट टाइम लें और सॉल्व करें। फाइंड m1 एंड m2। सफिशिएंट अमाउंट में दोनों कंटेनर में पानी था और वाटर है दोनों में। इससे m1 kg, इससे m2 kg मिक्स किए 60 kg। दोनों से कितना कितना ग्राम पानी लिए हैं ये आपको निकालना है। उम्मीद है आपने सॉल्व सफिशिएंट टाइम लिया होगा और सॉल्व किया होगा। अब मिलाते हैं। अब इस केस में अगर देखें तो m1 kg इधर से ले रहे हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 kg, मास कंजर्वेशन से m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 kg। सेकेंड अगर लिखना चाहें तो Q1 प्लस Q2 नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। अगर पहले वाले से बात करें तो m1 वाटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर 60 माइनस 10। दूसरे वाले कंटेनर से m2 kg वाटर लिए हैं, m2 इंटू 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर 60 इनिशियल 90 इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन 50 m1 माइनस, यहां से अगर देखें तो 30 m2 इक्वल टू 0। मीन्स आप लिख सकते हो यहां से 5 m1 इज इक्वल टू 3 m2। दो इक्वेशन इजिली सॉल्व कर सकते हैं, यहां से सॉल्व कर दीजिए। m1 प्लस m2 की जगह रख सकते हैं 5/3 m1 इज इक्वल टू 4। तो इधर आपका आ गया 8/3 m1 इक्वल टू 4। m1 कम्स आउट 2 3/2 kg एंड m2 टोटल था 4 माइनस 1.5 2.5 kg। कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे, मैं मेन इक्वेशंस तक करूंगा, बाकी आगे का कैलकुलेशन आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज 3 लिक्विड्स लिए जा रहे हैं। 3 लिक्विड्स A, B एंड C लिख लीजिए। 3 लिक्विड्स A, B एंड C initially at 15 degree C, 20 degree C and 30 degree C. 3 liquids A, B and C initially at 15 degree C, 20 degree C and 30 degree C are mixed in following way, are mixed in following way, are mixed in following way, then
फर्स्ट में जब ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर बताया गया 18 डिग्री सी। जब बी और सी को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर आपको दिया गया 25 डिग्री सी। ए और सी को जब आप मिक्स कर रहे हो तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, और यदि ए बी और सी तीनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा मिक्सचर का टेम्परेचर। 2 और 3 मिनट्स लें और प्रॉपरली सॉल्व करें। तीनों लिक्विड है, बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। मास के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, स्पेसिफिक हीट के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीन पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके ट्राई किया होगा। अब मिलाते हैं। अब यहां ध्यान दें तो 3 लिक्विड दिए गए हैं और किसी का मास और एस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो अपनी इच्छा के अनुसार MA, MB, MC मास मान लें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA, SB, SC एज्यूम कर लें और उसके बाद जैसे जैसे मिक्सिंग किए हैं इक्वेशंस बनाएं। तो सपोज हमने यही लिया 3 लिक्विड्स के कोरस्पॉन्डिंग A, B एंड C, इनके मासेस MA, MB, MC लिया, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA, SB और SC लिया। अब जब A और B की मिक्सिंग हमने किया है तो A, B की मिक्सिंग के कोरस्पॉन्डिंग मिक्सचर का टेम्परेचर कितना बताया आया है 18। अब यहां से सोच के देखिए, देखें A है 15 पे और B है आपका 20, तो आप डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि 15 वाला एब्जॉर्ब करेगा, 20 वाला रिलीज, या Q1 प्लस Q2 से ही अगर आसान लगे। PMT वालों को अक्सर Q वाला मेथड इजी लगता है, तो इसमें लिखें MASA। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया है मिक्सचर का 18। ए और बी वाले केस में लिख रहे हैं, इनिशियल ए के लिए लिखे हैं तो ए का इनिशियल देखिए 15 प्लस MB SB फाइनल टेम्परेचर 18 और B का इनिशियल 20। तो जब आप नेट हीट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे तो उसमें हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करिए, वो साइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। यहां से अगर देखें तो 3 और इधर से आपका लिख सकते हैं 3MASA और यहाँ माइनस में आएगा, उसको अगर राइट साइड हम ले जाएं तो 2MBSB। अगर आप हीट एब्जॉर्ब बराबर हीट रिलीज लिखेंगे तो यही इक्वेशन डायरेक्ट आपको आएगा। देन B एंड C की जब मिक्सिंग किया गया तो इसी तरह से इक्वेशन लिखते हैं MBSB। B फाइनली किस टेम्परेचर, फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर अगर देखें तो 25, B का इनिशियल 20 है और C का इनिशियल 30 है, तो B के रिगार्डिंग 20 प्लस MC SC और C का फाइनल टेम्परेचर 25 है, C का इनिशियल है 30। यहां भी डिफरेंस 5, यहां भी डिफरेंस 5, डिफरेंस को कांस्टेंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से MB एक्चुअली यहां अगर देखें तो ये आपका आएगा -5, एक माइनस साइन भी आएगा यहां पर, तो MB SB 5 वगैरह कैंसिल आउट मैंने कर दिया, एक स्टेप स्किप कर रहे हैं MC SC। देन A प्लस C के लिए पूछा गया तो A प्लस C के रिगार्डिंग अगेन थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। A प्लस C के लिए लिखिए तो MASA, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर मेरे को नहीं मालूम, इसी को मान लेते हैं थीटा। तो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा और इनिशियल अगर देखें A का तो 15 प्लस M, A और C मिक्स कर रहे हैं MC SC, और फाइनल अगर टेम्परेचर देखिए तो मिक्सचर का आपको है थीटा, C का इनिशियल टेम्परेचर 30 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान दें, हमें थीटा निकालना है, क्या MASA और MCSC में कोई रिलेशन है? तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन के बीच कुछ रिलेट आप कर सकते हो। 3MASA MASA कैन बी रिटन एज 2MBSB
और MbSb किसके बराबर है, McSc, तो 2McSc मीन्स अगर MaSa को लिखना चाहें तो 2/3 McSc। ध्यान दें, हमने इन दोनों को इक्वेट किया इसके बराबर और MbSb McSc के इक्वेट किए, तो MaSa आ गया आपका 2/3 McSc दोनों साइड कैंसिल आउट, तो 2/3 लिख ही दे रहे हैं, McSc थीटा -15 प्लस McSc थीटा -30। बाकी इनका कैलकुलेशन और इनके कैलकुलेशन इज इक्वल टू 0। McSc नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल आउट, थोड़ा सॉल्व कर लें तो 2 थीटा -30 एलसीएम ले रहे हैं इज इक्वल +3 थीटा -90 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर देखें तो 5 थीटा इज 120 एंड थीटा इज 24 डिग्री सी। ये थीटा किसका टेम्परेचर आया, व्हेन A and C are mixed। एक और पार्ट इसमें हमने दिया था कि यदि तीनों मिक्स किए जाएं तो क्या टेम्परेचर होगा मिक्सचर का, उसको भी आप इजिली लिख सकते हैं। यदि तीनों मिक्सचर मिक्स किए जाएं और तब अगर हमें लिखना है सेकेंड पार्ट, जब A + B + C लेट थीटा इज फाइनल टेम्परेचर, थीटा 1 कर दे रहे हैं या थीटा डैश, कंफ्यूजन ना हो आपको, थीटा ही रहने दीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए, फाइनल टेम्परेचर। ये सेकेंड पार्ट है, जब तीनों मिक्स किया गया तब फिर हमने थीटा माना। अब यहां पर अगर आपको लिखना है तो MaSa, A का फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का फाइनल थीटा, A का इनिशियल कुछ कितना रहा था 15 प्लस MbSb और B का फाइनल टेम्परेचर अगेन थीटा और इनिशियल आपका लिखें B का दिया गया था तो 20 रहा होगा, प्लस McSc और फाइनल मिक्सचर का थीटा। C का इनिशियल टेम्परेचर देखिए क्या दिया था, C के लिए शायद आपको दिया गया था 30। अब इसमें सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो सेम पिछले बार वाला अप्रोच यूज करिए। MbSb की जगह यूज कर सकते हैं McSc यहाँ है ही, और MaSa की जगह अभी जैसे पिछले केस में यूज किए हैं 2/3 McSc। तो McSc कैंसिल आउट, फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा 2 थीटा -15 प्लस 3 थीटा -20 प्लस 3 थीटा -30 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, आ जाएगा आंसर। तो सिंपल दो सब्सटेंसेस के लिए यही। इन जनरल अगर आपको याद रखना है, इन जनरल अगर मान लें इस तरह से M1 M2 तीन सब्सटेंसेस हमने लिया, M3 S1 S2 S3 थीटा 3 थीटा 2 थीटा 1। अगर इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं और only temperature change takes place, अगर केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उस केस में मिक्सचर का टेम्परेचर हमें रिलेट करना है, तो सेम अप्रोच से लिखेंगे
नेट हीट एक्सचेंज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। पहले वाले का अगर लिखें तो M1S1 फाइनल थीटा मिक्स माइनस θ1 प्लस M2S2 फाइनल थीटा मिक्स माइनस θ2 प्लस M3S3 फाइनल थीटा मिक्स माइनस θ3 इज इक्वल टू 0। यहां से थीटा मिक्स के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा मिक्स इनफैक्ट याद भी रहता है, इज इक्वल टू M1S1 θ1 M2S2 θ2 प्लस M3S3 θ3 डिवाइडेड बाई M1S1 M2S2 प्लस M3S3। ये मिक्सचर का टेम्परेचर जब केवल 3 सब्सटेंसेस या इसी मैनर में इसको जनरलाइज कर सकते हैं। वैसे 2-3 से ज्यादा पीएमटी में नहीं आने वाला है, 2-3 तक बहुत है, इसमें इसको रख सकते हैं। अब इनमें हो सकता है कभी आपको मास की जगह वॉल्यूम दे दिया जाए कि तीनों की डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम सेम है, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से चेंज करके उसके टर्म में एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं। इसी इन सब पर एक होमवर्क खुद से करिएगा। 20 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री C, 10 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री C प्लस 30 ग्राम वाटर, इसको 30 कर दे रहे हैं, इसको 50 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री C। इनको मिक्स किया गया, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसको याद रख सकते हैं। और जब भी केवल टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है तब के केस में आप मिक्सचर के टेम्परेचर को निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि जब फेज चेंज होता है तो कैसे हीट एक्सचेंज निकालते हैं, और फिर इसी तरह के मिक्सिंग वाले सवाल करेंगे जिसमें टेम्परेचर और फेज दोनों साइमल्टेनियसली एक ही प्रॉब्लम में हो रहा हो। थैंक यू।